क्योंकि प्रबुद्ध जो हमारा होता है वो बहुत घूमता नहीं, उनकी अपनी एक सर्किल होती है, अपना दुकान होता है, अपना कॉलेज होता है, अपना वकालत का तख्ता होता है। वो बैठे बैठे वहां से ही समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है और कहीं न कहीं जो देश में हो रहा है या जो निर्णय हो रहा है उसको ठीक ढंग से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए हमारी पार्टी, और ये पहली पार्टी है मोदी जी की सरकार, कि हम हर एक साल अपने एक साल के कार्यों का हिसाब किताब लेकर के जनता के बीच में हम जाते रहे। आज हमारा 9 साल पूरा हुआ है, उसके हिसाब किताब को भी लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है क्योंकि हमने वो करके दिखाया है। आज भारत सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का 700 योजना देश में चल रही है, तो 700 योजना चल रही है। और योजना केवल एक वर्ग विशेष के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके आधार से बिना किसी भेदभाव, बिना जाति धर्म को देखे हुए देश हमारा कैसे आगे बढ़े उसको लक्ष्य रख करके जो देश में 70 साल से समस्याएं चली आ रही थी, उन एक एक समस्याओं को पारी पारा करके जड़ से समाप्त करने का जो निर्णय मोदी जी ने लिया है वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। इस देश में जब जब भी चुनाव हुआ, जब जब बात होती थी तो गरीबों की बात होती, बुजुर्गों की बात होती, लेकिन कोई सरकार गरीबों की चिंता नहीं करती। और आपके सामने जब मोदी जी की सरकार आई है तो सबका साथ सबका विकास के नारा के अनुकूल आप देखें तो समाज में जो आजादी का 70 साल बीत जाने के बाद भी दुर्भाग्य था कि हमारे सभी गरीबों के पास मकान नहीं, हमारे सभी गरीबों के पास शौचालय तक नहीं। देश के 20,000 गांव में आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद बिजली का खंभा नहीं। हमारी माताएं बहनें कहीं न कहीं धुएं पर चूल्हे में खूब खूब कर अपना हाथ और फेफड़ा खराब करके खा रहा। इन सभी समस्याओं पे कहीं न कहीं मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि विनोद जी को सुनना है। ये जो आम जन की समस्या, उस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए अगर आप देखें तो कोई टारगेट नहीं है कितना ही बनेगा। सबको शौचालय देना है, सबको मकान देना है, सबको गैस सिलेंडर देना है, सबको बिजली का कनेक्शन देना है और हर घर में स्वच्छ नल का पानी देना है। इसकी भी व्यवस्था मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने चिंता किया है कि गरीब और गरीब हो जाता है जब उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है। ये हमें आपको लगता होगा कि एक कार्ड केवल बन गया है, लेकिन मैं मित्रों आयुष्मान भारत का कार्ड आज जो मेरे पास जाता है कि देश के 40% लोग जो पॉपुलेशन है 40% लोग कवर हो रहे हैं और करीब 3.5 करोड़ लोग अब तक सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर उसका लाभ उठा चुके हैं। अभी जो हमारे वकील साहब ठाकुर साहब कर रहे थे, मैं निश्चित तौर से उनकी बात हो चुकी, हमारे डिपार्टमेंट में दोनों सवाल है तो उसका मैं थोड़ा सा हिसाब किताब बताना चाहूंगा। अब 40% लोग जो आयुष्मान भारत से प्रभावित हो रहे हैं किस समाज के लोग हैं? वो भी मध्यम वर्ग से ही जब आते हैं, मध्यम वर्ग चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख का मकान शहरों में बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से लोग आते हैं। एमएसएमई में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मध्यम व्यापारी है। एमएसएमई में कोविड काल में सरकार ने हमारे एमएसएमई को खड़ा करने का, दोबारा खड़ा करने का काम किया है। जो एमएसएमई के लोग उस समय लोन लिए हुए थे, ऑर्डर लिए थे और वो पूरा नहीं हुआ, उसमें 90% माफ करके उस एमएसएमई को स्थान देने का काम किया है। तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे ठेला खोंचा वाले हैं, कौन कल्पना कर सकता उनके बारे में सोचने का? लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं धरातल से जुटे हुए हैं। उनको चिंता थी कि हमने 50 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया है। ठेला खोंचा वाले जो कम पूंजी के लोग होते हैं वो 50 दिन के अंदर अपना पूंजी भी अपने परिवार को जीवित रखने के लिए उनको खिलाने पिलाने में खर्च कर दिया। उनका व्यवसाय कहाँ से चलेगा? और देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि देश में जितने भी हमारी स्ट्रीट वेंडर है, जितना भी ठेला खोंचा वाले हैं, इनको फिर से रिवाइव करने के लिए
10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी का लोन देकर के उनको पुनः जीवित करने का काम किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां तक जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब किसी दिन आइएगा, हम चाय बैठ कर पिएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने प्रकार का टैक्स लगता था जब जीएसटी नहीं था। हमें पता नहीं चलता, 20 से 22 प्रकार का टैक्स हमें लगता था। कुछ सामानों का तो 40% टैक्स पहुंचाता था। और आज जीएसटी का एवरेज निकालेंगे और सारे उसका एवरेज पहले का निकालेंगे तो जो 14% आता था, आज टोटल जीएसटी पे अगर देखेंगे तो 11% आता है। कहीं ना कहीं जो कस्टमर पे बोझ की सवाल है वो कहीं नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि अपने दुकानदार भाइयों को और अपनी जनता को एक सहूलियत दिया गया है कि हर चीज पे एक टैक्स हो, क्योंकि हमारा टैक्स का मतलब जाल इतना व्यापक था इस देश को। हमारे टैक्स का पकड़ जाल इतना व्यापक था क्योंकि देश चलाने के लिए चारों तरफ निजात लगाना पड़ता है। तो हम जब तक अपने टैक्स के कानून को सरल नहीं करेंगे, अपने लेबर एक्ट को सरल नहीं करेंगे, अपने देश को कानून को सरल नहीं करेंगे, तब तक विदेशी निवेश भारत में नहीं आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने नहीं पाएगी, हमारे नौजवान रोजगार नहीं पाएंगे। इन सबको ध्यान में रख करके कहीं न कहीं वो निर्णय लिया गया। डिमोनेटाइजेशन आपके साथ मैं यहाँ अंदर की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस समय जो निर्णय मोदी जी ने लिया था, अगर वो निर्णय उस समय न लिया जाता, और ये सबको लगता है कि एक दिन में निर्णय लिया गया था, एक के बाद आगे नहीं चलेगा। अभी सभी लोग जैसे भी चाहे बदल सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय मोदी जी हड़बड़ी में नहीं लेते, दूरगामी लेते हैं। आजादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं, अमृत काल हमारा चल रहा है। अमृत काल के बाद जब आजादी का 100वां वर्ष हमारा बीतेगा, 2047 की चिंता नरेंद्र मोदी अभी से कर रहे हैं। और आप देखे होंगे बजट में, चुनावी वर्ष है लेकिन कोई भी लुभावना बजट नहीं आया है, क्योंकि हमें राष्ट्र की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमारे देश की क्या आवश्यकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी सबको पता है कि डीजल पेट्रोल हमको विदेश पे निर्भर रहना पड़ता है, खाद्यान्न और तेल हमें विदेश पे निर्भर करना पड़ता है, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया। अगर काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। आज 20% इथेनॉल मिला करके डीजल और पेट्रोल में चलाने का निर्णय लिया तो मोदी सरकार ने लिया है, ताकि हमारे देश के किसानों का अन्न का खपत भी हो और 20% कम डिपेंडेंसी विदेश से हमारी कम हो जाए। फिलहाल दलाल हम किसान के देश कहे जाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और निवेदन भी करूंगा कि पहले भी हम लोग अरहर की खेती करते थे, सरसों की खेती करते थे, हर बेड़े में सरसों लगा होता था। आज कहाँ लगा रहा है? आज सरकार ने हमारी 11,000 करोड़ रुपए देकर प्रोत्साहन राशि दिया कि देश की जनता को बीज वगैरह और सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारे देश का जो आवश्यकता है वो हमारे देश के किसानों से ही पूरा किया जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले साल बताए 11,000 करोड़ का बीज और 1 लाख करोड़ एकड़ रकबा इस बार नया डेवलप हुआ है कि अपने देश के किसान तिलहन दलहन पैदा कर रहे हैं। ये तमाम प्रकार की जो स्थितियां थी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे चलते रहे। आप कल्पना करिए कि मोदी जी ना होते तो कोविड में देश का हाल क्या, जिस प्रकार से पूरा दुनिया तबाह। भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, आप कल्पना करिए जिस गति से बस बीमारी ये फैल रही। प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ का पत्र, और मैं देश की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने उसे स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के एक आह्वान में पूरा देश जहां पर था वहीं पर रुक गया था। ये नेता का स्वीकारता होती है। आजादी के समय भी देश आजादी की लड़ाई में एक साथ था, लेकिन नास्तिक अपने हिसाब से चलता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो अखबार मोदी जी का घोर विरोधी स्टैंडर्ड वो कहीं ना कहीं हमेशा छापता करता था, और उसी ने छाप कर बताया कि मोदी जी में भारत में पहली बार हुआ है कि किसी नेता ने अपील किया है और पूरा देश नॉर्थ ईस्ट भी उसमें सम्मिलित हुआ था। ये कम गौरव की बात नहीं। लेकिन मोदी जी भी कहीं ना कहीं चिंता गरीबों को भी करते थे। और मोदी जी ने जिस प्रकार से, आप सोचिए कि देश में खतरा का दवा आने में 60 साल लग गया, वैक्सीन पोलियो का वैक्सीन 40 साल लग गया। हम बाहर से मांग करके जितना हमें आवश्यकता थी हम तब तक पूरा कर पाते,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा किया, उनको संसाधन उपलब्ध कराया, और मैं देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया, और 250 करोड़ से ज्यादा डोज आज भारत में लग चुका है। और खूबी यह है कि 250 करोड़ का एक डोज का हिसाब आपके मोबाइल पे है। दुनिया समझ है कि भारत ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, और भारत की पहचान को भी बदलने का काम मोदी जी ने किया। जिस भारत की पहचान थी कि भारत दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहता था, आज देश के अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको हमने वैक्सीन लगा करके तो उनकी सुरक्षा किया, लेकिन राष्ट्र में 100 देशों से ज्यादा को भी कोविड का वैक्सीन और मेडिसिन दे करके भारत को एक अलग पहचान दिलाने का भी काम कर दिया। इसके बाद निवेदन है इन सारी चीजों को आप लोग जनता के बीच में लेकर जाएं, और कहीं न कहीं इतनी काम हमारी सरकार ने किया है कि किसी भी मुद्दे पे कोई भी विपक्षी आपसे आप तरह से बात नहीं कर सकता है। आपकी जानकारी में होना चाहिए, हर क्षेत्र में, हर पहलू में, चाहे महिलाओं का सवाल हो, चाहे नौजवानों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे मध्यम वर्ग का सवाल हो, सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार ने किया है। आज के अवसर पर आप सब यहाँ आए, और एक वक्त पुनः मैं विनोद पांडे जी का महाराजगंज के सभागार में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।